आज हम इतिहास के सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे अनसुलझे रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया जितनी ही महान, जितनी ही एडवांस्ड थी, और फिर अचानक एक दिन वो बस गायब हो गई, अपने पीछे लगभग कोई भी सुराग छोड़े बिना। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर कैसे एक पूरी की पूरी सभ्यता जो प्राचीन मिस्र से भी बड़ी थी वो यूं ही खत्म हो गई और अपने पीछे छोड़ गई तो सिर्फ एक चितावड़ी। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक खोई हुई दुनिया की कहानी से। एक ऐसा साम्राज्य जिसे दुनिया भुला चुकी थी और जिसे कह सकते हैं कि गलती से दोबारा खोज लिया गया। ये कहानी ना बिल्कुल किसी फिल्म की तरह शुरू होती है। साल था 1826। चार्ल्स मैसन नाम का एक भगोड़ा सैनिक था जो घूमते घूमते ईंटों के कुछ अजीबोगरीब विशाल टीलों से टकराया। उसे लगा, अरे ये तो सिकंदर महान के जमाने के कोई खंडर होंगे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस खजाने के ऊपर खड़ा है। और फिर कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया। 1856 में ब्रिटिश इंजीनियरों ने हड़प्पा के एक बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। उसकी लाखों, जी हां, लाखों प्राचीन ईंटों को उखाड़कर 160 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछा दी। जरा सोचिए, कितना इतिहास, कितनी कहानियां उसी मलबे में दफन हो गईं। खैर, आखिरकार 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब वहां खुदाई शुरू की, तब जाकर इस महान सभ्यता का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। और इस खोज ने ना इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इन प्रागैतिहासिक महानगरों में जिंदगी आखिर थी कैसी, और जानते हैं उस भूले हुए समाज की कुछ ऐसी अविश्वसनीय उपलब्धियों के बारे में जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बिल्कुल नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। मतलब आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बड़े बड़े हिस्से सब इसमें शामिल थे। इसका स्केल हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। और उनके शहर, अरे वाह, वो तो अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग के बेमिसाल नमूने थे। सड़कें एकदम सीधी, एक ग्रिड पैटर्न में। घर पक्की, एक ही साइज की ईंटों से बने हुए, कुछ तो 2-2 मंजिला भी थे। और सुनिए, हर घर में अपना प्राइवेट कुआं और बाथरूम था, आज से 5000 साल पहले। लेकिन जो बात उन्हें बाकी सभी प्राचीन सभ्यताओं से एकदम अलग बनाती है, वो ये है कि यहां कोई बड़े बड़े महल या आलीशान मंदिर नहीं मिले। ऐसा लगता है उनका फोकस राजाओं या देवताओं पर नहीं, बल्कि आम जनता की सहूलियत पर था। उनकी जो सबसे बड़ी इमारत मिली है वो है द ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल। और ये तो बस शुरुआत है। जरा उनकी सैनिटेशन व्यवस्था पर नजर डालिए। आज से 5000 साल पहले उनके शहरों में पूरी तरह से ढकी हुई नालियों का एक नेटवर्क था। हर एक घर मेन सीवर लाइन से जुड़ा था। अब इसकी तुलना कीजिए 19वीं सदी के लंदन से, जहां खुली नालियों की वजह से बीमारियां फैलती रहती थी। कौन ज्यादा एडवांस था? ये वाकई कमाल की बात है। और एक बहुत ही प्यारी बात, खुदाई में ना हथियार तो बहुत ही कम मिले हैं, लेकिन बच्चों के खिलौनों का तो जैसे खजाना मिला है। मिट्टी की बनी छोटी छोटी बैलगाड़ियां, जानवरों की शक्ल वाली सीटियां, पासे और शतरंज से मिलते जुलते खेल, ये सब क्या बताते हैं? ये एक ऐसे समाज की तरफ इशारा करते हैं जिसने 700 साल से भी ज्यादा समय तक जंग के ऊपर अमन, व्यापार और परिवार की खुशियों को चुना। लेकिन जैसा कि हर शानदार कहानी में होता है, यहां भी एक गहरा रहस्य है। अब हम इस कहानी के सबसे उलझे हुए, सबसे मिस्टीरियस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अनसुलझी हड़प्पा पहेलियां जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों के सिर में दर्द कर देती हैं। और सबसे पहला और शायद सबसे खौफनाक सवाल कि उनका आखिरी भयानक पल वो कैसा था। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई की तो उन्हें जो मंजर दिखा वो दिल दहला देने वाला था। कंकाल सड़कों पर, घरों की सीढ़ियों पर वैसे के वैसे बिखरे पड़े थे, जैसे कोई भाग रहा हो, कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो और वहीं उसकी मौत हो गई। ऐसा लग रहा था मानो मौत इतनी अचानक आई कि किसी को भी संभलने या रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने का मौका तक नहीं मिला। और इसी मंजर ने एक भयानक नरसंहार की थ्योरी को जन्म दिया। ये तो हुई एक पहेली, लेकिन इसके बाद एक और पहेली है, और शायद ये सबसे बड़ी है। वो खामोश लोग, वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, उनकी अपनी एक लिखने की कला थी, एक लिपि। इसमें 400 से भी ज्यादा अलग अलग सिंबल्स थे।
ये हमें हजारों छोटी छोटी पत्थर की मोहरों पर लिखे मिलते हैं, पर मुश्किल ये है कि आज तक कोई भी इन्हें पढ़ नहीं पाया है। सोचिए कितनी बड़ी मिस्ट्री है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये शायद कोई शुरुआती द्रविड़ भाषा है, तो कुछ का कहना है कि ये भाषा है ही नहीं, ये तो बस व्यापार के निशान हैं, जैसे आज के कंपनी लोगो होते हैं। जब तक ये पहेली नहीं सुलझती, उनकी अपनी आवाज हमेशा के लिए खामोशी रहेगी। और इन्हीं मोहरों पर एक और अजीब चीज है। सबसे ज्यादा जिस जानवर की तस्वीर मिलती है वो एक सींग वाला है, एक रहस्यमयी जानवर। अब सवाल यह है कि क्या ये कोई असली यूनिकॉर्न था, या फिर बस एक बैल जिसे साइड से बनाया गया है और दूसरा सींग दिख नहीं रहा, या फिर ये उनका कोई बहुत ही पवित्र धार्मिक सिंबल था। ये भी एक ऐसी पहेली है जो आज तक अनसुलझी है। ठीक है, तो अब वक्त है जासूस बनने का। चलिए इस 4000 साल पुराने केस को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे मॉडर्न साइंस ने पुरानी कहानियों और मिथकों को खारिज करके असली मुजरिम को ढूंढ निकाला। देखिए, कई दशकों तक इस कहानी का एक ही विलन था, आर्यन आक्रमण। एक थ्योरी थी कि बाहर से आए आर्यन लोगों ने इन शहरों पर हमला किया और उन्हें तबाह कर दिया। 1944 में जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट सर मॉर्टिमर व्हीलर ने तो ऋग्वेद का हवाला देते हुए यहां तक कह दिया था कि देवता इंद्र पर सिंधु सभ्यता के विनाश का आरोप है, और ये थ्योरी सालों तक हमारी हिस्ट्री की किताबों पर छाई रही। लेकिन अब ये थ्योरी पूरी तरह से खारिज हो चुकी है। मॉडर्न साइंस हमें एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाता है। तो सबूत क्या है? पहली बात, फोरेंसिक जांच से पता चला कि वो जो बिखरे हुए कंकाल थे वो किसी एक लड़ाई या नरसंहार के नहीं हैं, बल्कि अलग अलग समय के हैं। और फिर आया सबसे बड़ा, सबसे पुख्ता सबूत 2019 में हरियाणा के राखीगढ़ी से। वहां मिले एक 4500 साल पुराने कंकाल के डीएनए की जांच हुई और उसमें मध्य एशिया के स्टेपी चरवाहों का कोई जेनेटिक मार्कर नहीं मिला, जिसे तथाकथित आर्यन जीन से जोड़ा जाता था। मतलब इस डीएनए ने यह साबित कर दिया कि वो लोग बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे, और उनका सीधा जेनेटिक लिंक आज के दक्षिण एशिया के लोगों से है। तो फिर सवाल वापस वहीं आ जाता है, अगर कोई हमलावर नहीं था तो फिर कातिल कौन था? किसने खत्म किया इस महान सभ्यता को? असली कातिल कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद कुदरत थी। सारे सबूत एक भयानक क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा करते हैं। हुआ ये कि हिमालय में जबरदस्त भूकंप आए, जिससे जमीन का पूरा नक्शा ही बदल गया। सतलुज और यमुना जैसी बड़ी बड़ी नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, और सबसे बड़ी चोट सरस्वती नदी, जो इस पूरी सभ्यता की लाइफलाइन थी, वो धीरे धीरे सूखने लगी। और जब नदी सूखती है तो क्या होता है? भयानक सूखा, अकाल, बीमारियां और आखिर में पूरे समाज का पतन। जो लोग बच गए उन्हें पानी की तलाश में पूरब और दक्षिण की तरफ अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये एक अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव था। हाँ, उनके शहर जरूर वीरान हो गए, पर वो लोग गायब नहीं हुए। ये कहानी है उस सभ्यता की जो असल में कभी मरी ही नहीं, जिसकी संस्कृति आज भी हमारे बीच आधुनिक भारत में जिंदा है। जरा देखिए, पीपल के पेड़ की पूजा, महिलाओं का चूड़ियां पहनना, शतरंज जैसा खेल, हाथ जोड़कर नमस्ते करने की मुद्रा और शादीशुदा महिलाओं का मांग में सिंदूर भरना, ये सब कुछ हमें हड़प्पा काल की मोहरों और मूर्तियों में साफ साफ देखने को मिलता है। ये सिर्फ कोई पुरानी बातें नहीं हैं, ये आज भी हमारी आपकी जिंदगी का, भारत की जीती जागती परंपराओं का हिस्सा है। तो असल में सिंधु घाटी के लोग कभी गायब हुए ही नहीं, वो बस बदल गए। समय के साथ वो हम बन गए। और यही बात हमें आज के लिए एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़े डरावने सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक इतनी एडवांस्ड सभ्यता क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो गई, तो क्या हम उनकी 5000 साल पुरानी इस चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं?